दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी उन्माद के अंतिम और सबसे भावनात्मक भाग में। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे महत्वाकांक्षा और स्वार्थ ने मनहर की जिंदगी को बिखेर दिया। अब समय है उस अंतिम टकराव का, जहां अतीत और वर्तमान आमने सामने खड़े होंगे। एक ओर है त्याग, प्रेम और समर्पण, और दूसरी ओर है छल, पश्चाताप और टूटा हुआ अहंकार। क्या मनहर को अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने का अवसर मिलेगा? और इस कहानी का अंत किसकी जीत और किसकी हार के साथ होगा? आइए सुनते हैं उन्माद का अंतिम भाग। जेनी ने जब मनहर का पत्र पाकर पढ़ा तो मुस्कुराई। उसे मनहर की इच्छा पर शासन करने का ऐसा अभ्यास पड़ गया था कि पत्र से उसे जरा भी घबराहट नहीं हुई। उसे विश्वास था कि 2-4 दिन चिकनी चुपड़ी बातें करके वो उसे फिर वशीभूत कर लेगी। अगर मनहर की इच्छा केवल धमकी देनी न होती, उसके दिल पर चोट लगी होती, तो वो अब तक यहां न होता। कब का ये स्थान छोड़ चुका होता। उसका यहां रहना ही बता रहा है कि वो केवल बंदर घूड़की दे रहा है। जेनी ने स्थिर चित्त होकर कपड़े बदले और तब इस तरह मनहर के कमरे में आई, मानो कोई अभिनय करने स्टेज पर आई हो। मनहर उसे देखते ही ठट्ठा मारकर हंसा। जेनी सहम कर पीछे हट गई। इस हंसी में क्रोध का प्रतीकार न था, उसमें उन्माद भरा हुआ था। मनहर के सामने मेज पर बोतल और गिलास रखा हुआ था। एक दिन में उसने न जाने कितनी शराब पी ली थी। उसकी आंखों से जैसे रक्त उबला पड़ता था। जेनी ने समीप आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, क्या रात भर पीते ही रहोगे? चलो आराम से लेटो, रात ज्यादा हो गई है। घंट से बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। तुम इतने निष्ठुर तो कभी नहीं थे। मनहर खोया हुआ सा बोला, तुम कब आ गई वागी? देखो मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूं। चलो आज सैर कराएं, उसी नदी के किनारे। तुम वही अपना प्यारा गी सुनाना जिसे सुनकर मैं पागल हो जाता था। क्या कहती हो, मैं बेमुरव्वत हूं? ये तुम्हारा अन्याय है वागी। मैं कसम खाकर कहता हूं, ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरा जब तुम्हारी याद ने मुझे न रुलाया हो। जेनी ने उसका कंधा हिलाकर कहा, तुम ये क्या उल जलूल बक रहे हो? वागी यहां कहां है? मनहर ने उसकी ओर देखकर अपरिचित भाव से कुछ कहा, फिर जोर से हंसकर बोला, मैं ये ना मानूंगा वागी। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वहां मैं तुम्हारे लिए एक फूलों की एक माला बनाऊंगा। जेनी ने समझ ये शराब बहुत पी गए हैं, बकझक कर रहे हैं, इनसे इस वक्त कुछ भी बात करना व्यर्थ है। चुपके से कमरे के बाहर चली गई। उसे जरा सी शंका हुई थी। यहां उसका मूलोच्छेद हो गया। जिस आदमी का वाणी पर अधिकार नहीं, वो इच्छा पर क्या अधिकार रख सकता है? उस घड़ी से मनहर को घर वालों की रट लग गई। कभी वागेश्वरी को पुकारता, कभी अम्मा को, कभी दादा को। उसकी आत्मा अतीत में विचरती रहती। उस अतीत मां जब जेनी ने काली छाया की भांति प्रवेश नहीं किया था और वागेश्वरी अपने सरल व्रत से उसके जीवन में प्रकाश फैलाती थी। दूसरे दिन जेनी ने उसे जाकर कहा, तुम इतनी शराब क्यों पीते हो? देखते नहीं तुम्हारी क्या दशा हो रही है? मनहर ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा, तुम कौन हो? जेनी, तुम मुझे नहीं पहचानते हो? इतनी जल्द भूल गए? मनहर, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं तुम्हें नहीं पहचानता। जेनी ने और अधिक बातचीत नहीं की। उसने मनहर के कमरे से शराब की बोतलें उठवा दी और नौकरों को ताकीद कर दी कि उसे एक घूंट भी शराब की न दी जाए। उसे अब कुछ संदेह होने लगा था, क्योंकि मनहर की दशा उससे कहीं शंकाजनक थी जितना वो समझती थी। मनहर का जीवित और स्वस्थ रहना उसके लिए आवश्यक था। इसी घोड़े पर बैठकर वो शिकार खेलती थी। घोड़े के बगैर शिकार का आनंद कहां? मगर एक सप्ताह हो जाने पर भी मनहर की दशा में की अंतर न हुआ। न मित्रों को पहचानता, न नौकरों को। पिछले 3 वर्षों का जीवन एक स्वप्न की भांति मिट गया था। 7वें दिन जेनी सिविल सर्जन को लेकर आई तो मनहर का कहीं पता नहीं था। 5 साल के बाद वागेश्वरी का लुट हुआ सुहाग सिर चेता। माँ बाप पुत्र के वियोग में रो रो कर अंधे हो चुके थे।
वागेश्वरी निराशा में भी आस बांधे बैठी हुई थी। उसका मायका संपन्न था, बार बार बुलावे आते, बाप आया, भाई आया, पर धैर्य और व्रत की देवी घर से न टली। जब मनहर भारत आया तो वागेश्वरी ने सुना कि वो विलायत से एक मेम लाया है। फिर भी उसे आशा थी कि वह आएगा, लेकिन उसकी आशा पूरी न हुई। फिर उसने सुना वो ईसाई हो गया है, आचार विचार त्याग दिया है। तब उसने माथा ठोंक लिया। घर की व्यवस्था दिन दिन बिगड़ने लगी। वर्षा बंद हो गई और सागर सूखने लगा। घर बिका, कुछ जमीन थी वो बिकी। फिर गहनों की बारी आई, यह तक कि अब केवल आकाशी वृत्ति थी। कभी चूल्हा जल गया, कभी ठंडा पड़ा रहा। एक दिन संध्या समय वो कुएं पर पानी भरने गई थी कि एक थका हुआ, जीर्ण, विपत्ति का मारा जैसा आदमी आकर कुएं की जगत पर आकर बैठ गया। वागेश्वरी ने देखा तो मनहर। उसने तुरंत घूंघट काढ़ लिया। आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर भी आनंद और विस्मय की हृदय में बुरेरियां उड़ने लगी। रस्सी और कलसा कुएं पर छोड़कर लपकी हुई घर आई और सास से बोलियां मांझी, जरा कुएं पर जाकर देखो कौन आया है। सास ने कहा, तू पानी भरने गई थी या तमाशा देखने? घर में एक बूंद पानी की नहीं है। कौन आया है कुएं पर? चलकर देख लो ना, कोई सिपाही प्यादा होगा। अब उनके सिवा कौन आने वाला है? कोई महाजन तो नहीं है? नहीं अम्मा, तुम चली क्यों नहीं चलती? बूढ़ी माता भांति भांति की शंकाएं करती हुई कुएं पर पहुंची तो मनहर दौड़कर उनके पैरों में लिपट गया। माता ने उसे छाती से लगाकर कहा, तुम्हारी ये दशा है, मानो क्या बीमार हो? असबाब कहाँ है? मनहर ने कहा, भले कुछ खाने को दो अम्मा, बहुत भूखा हूं। मैं बड़ी देर से पैदल चला रहा हूं। गांव मां खबर फैल गई कि मनहर आया है। लोग उसे देखने दौड़ पड़े। किस ठाट से आया है? ऊंचे पद पर है, हजारों रुपए पाता है। अब उसके ठाट का क्या पूछना। मैं भी साथ आई है या नहीं? मगर जब आकर देखा तो आफत का मारा आदमी, फटे हाल, कपड़े तार तार, बाल बढ़े हुए, जैसे जेल से आया हो। प्रश्नों की बौछार होने लगी। हमने तो सुना था तुम किसी ऊंचे पद पर हो। मनहर ने जैसे किसी भूली बात को याद करने का विफल प्रयास किया। मैं तो किसी ओहदे पर नहीं। वाह, विलायत से मेम नहीं लाए थे? मनहर ने चकित होकर कहा, विलायत? कौन विलायत गया था? अरे भंग तो नहीं खा आए हो? विलायत नहीं गए थे? मनहर मूदों की भांति हंसा। मैं विलायत क्या करने जाता? अजी, तुमको वजीफा मिला नहीं था? यहां से तुम विलायत गए थे, तुम्हारे पत्र बराबर आते थे। अब कहते हो मैं विलायत गया ही नहीं। होश में हो या हम लोगों को उल्लू बना रहे हो? मनहर ने उन लोगों की तरफ आंखें फाड़ कर देखा और बोला, मैं तो कहीं नहीं गया था। आप लोग न जाने क्या कह रहे हैं। अब इसमें संदेह की गुंजाइश न रही कि वो अपने होशोवास में नहीं है। उसे विलायत जाने के पहले की सारी बातें याद थी। गांव और घर के एक एक आदमी को पहचानता था। लेकिन जब इंग्लैंड, अंग्रेज बीवी और ऊंचे पद का जिक्र आता तो भौचक्का होकर ताकने लगता। वागेश्वरी को अब उसके प्रेम में एक अस्वाभाविक अनुराग दिखता जो उसे बनावटी मालूम होता था। वो चाहती थी कि उसके व्यवहार और आचरण में पहले जैसी बेतकल्लुफी हो। वो प्रेम का स्वांग नहीं, प्रेम चाहती थी। 10 ही 5 दिनों में उसे ज्ञात हो गया कि इस विशेष अनुराग का कारण बनावट या दिखावा नहीं है, वरन कोई मानसिक विकार है। मनहर ने माँ बाप का इतना अदब पहले कभी नहीं किया था। उसे अब मोटे से मोटा काम करने में कोई संकोच नहीं था। वो जो बाजार से साग सब्जी लाने में अपना अनादर समझता था, अब कुएं से पानी खींचता, लकड़ियां फाड़ता और घर में झाड़ू लगाता था। और अपने घर में ही नहीं, सारे मोहल्ले में उसकी सेवा और नम्रता की चर्चा होती थी। एक बार मोहल्ले में चोरी हो गई। पुलिस ने बहुत दौड़ धूप की, पर चोरों का पता न चला। मनहर ने चोरी का पता ही नहीं लगा दिया, वरन माल भी बरामद करा दिया। इससे आसपास के गांवों और मोहल्लों में उसका यश फैल गया। कोई चोरी होती तो लोग उसके पास दौड़े आते और अधिकांश उद्योग उसके सफल भी होते।
इस तरह उसकी जीविका की एक व्यवस्था हो गई। वो अब वगेश्वरी के इशारों का गुलाम था। उसी की दिलजोई और सेवा में उसके दिन कटते। अगर उसमें विकार या बीमारी का कोई लक्षण था तो वो इतना ही। यही सनक उसे सवार हो गई थी। वागेश्वरी को उसकी दशा पर दुख होता, पर उसकी ये बीमारी उस स्वास्थ्य से उसे कहीं प्रिय थी जब वो उसकी बात भी न पूछता था। 6 महीनों के बाद एक दिन जेनी मनहर का पता लगाती हुई आ पहुंची। हाथ में जो कुछ था वो सब उड़ा चुकने के बाद अब उसे किसी आश्रय की खोज थी। उसके चाहने वालों में कोई ऐसा न था जो उसकी आर्थिक सहायता करता। शायद अब जेनी को कुछ ग्लानि भी होती थी। वो अपने किए पर लज्जित थी। द्वार पर हान की आवाज सुनकर मनहर बाहर निकला और इस प्रकार जेनी को देखने लगा मानो कभी देखा ही नहीं हो। जेनी ने मोटर से उतरकर उससे हाथ मिलाया और अपनी आप बीती सुनाने लगी। तुम इस तरह छिपकर मुझसे क्यों चले आए और फिर आकर एक पत्र भी नहीं लिखा? आखिर मैंने तुम्हारे साथ क्या बुराई की थी? फिर मुझ में कोई बुराई देखी थी तो तुम्हें था कि मुझे सावधान कर देते। छिपकर चले आने का क्या फायदा हुआ? ऐसी अच्छी जगह मिल गई थी, वो भी हाथ से निकल गई। मनहर काट के उल्लू की भांति खड़ा रहा। जेनी ने फिर कहा, तुम्हारे चले आने के बाद मेरे ऊपर जो संकट आए वो सुनाऊं तो तुम घबरा जाओगे। मैं इसी चिंता और दुख से बीमार हो गई। तुम्हारे बगैर मेरा जीवन निरर्थक हो गया। तुम्हारा चित्र देखकर मन को हानस देती थी। तुम्हारे पत्रों को आदि से अंत तक पढ़ना मेरे लिए सबसे मनोरंजक विषय था। तुम मेरे साथ चलो। मैंने एक डॉक्टर से बात की है, वो मस्तिष्क के विकारों का डॉक्टर है। मुझ आशा है उसके उपचार से तुम्हें लाभ होगा। मनहर चुपचाप विरक्त भाव से खड़ा रहा, मानो न वो कुछ देख रहा है न सुन रहा है। सहसा वगेश्वरी निकल आई। जेनी को देखते ही वो ताड़ गई कि यही मेरी यूरोपियन सौत है। वो उसे बड़े आदर सत्कार के साथ भीतर ले आई। मनहर भी उनके पीछे पीछे चला आया। जेनी ने टूटी खाट पर बैठत हुए कहा, इन्होंने मेरा जिक्र तो किया ही होगा। मेरी इनसे लंदन में शादी हुई है। वागेश्वरी बोलिया, तो मैं आपको देखते ही समझ गई थी। जेनी, इन्होंने कभी मेरा जिक्र नहीं किया? वागेश्वरी भी नहीं। इन्हें तो कुछ याद नहीं। आपको यहां आने में बड़ा कष्ट हुआ होगा। जेनी महीनों के बाद तब इनके घर का पता चला। वहां से बिना कुछ कहे सुने चल दिए। आपको कुछ मालूम है इन्हें क्या शिकायत है? शराब बहुत पीने लगे थे। आपने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? हमने तो किसी को नहीं दिखाया। जेनी ने तिरस्कार से कहा, क्यों? क्या आप उन्हें हमेशा बीमार रखना चाहती है? वागेश्वरी ने बेपरवाही से कहा, मेरे लिए तो इनका बीमार रहना इनके स्वस्थ रहने से कहीं अच्छा है। तब वो अपनी आत्मा को भूले हुए थे, अब उसे पा गए। फिर उसने निर्दय कटाक्ष करके कहा, मेरे विचार में तो वो तब बीमार थे, अब उसे पा गए। जेनी ने चिनकर कहा, नॉनसेंस। इनकी किसी विशेषज्ञ से चिकित्सा करानी होगी। ये जासूसों में बड़े कुशल हैं। इनके सभी अफसर इनसे प्रसन्न थे। वो चाहें तो अब भी वो जगह उन्हें मिल सकती है। अपने विभाग में ऊंचे से ऊंचे पद तक पहुंच सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इनका रोग असाध्य नहीं है। हाँ, विचित्र अवश्य है। आप क्या इनकी बहन है? वागेश्वरी ने मुस्कुराकर कहा, आप तो गाली दे रही हैं। ये मेरे स्वामी हैं। जेनी पर मानो वज्रपात हुआ। उसके मुख पर से नम्रता का आवरण हट गया और मन में छुपा हुआ क्रोध जैसे दांत पीसने लगा। उसकी गर्दन की नसें तंग गई, दोनों मुट्ठियां बंध गई। उन्मत्त होकर बोली, बड़ा दगाबाज आदमी है। इसने मुझसे बड़ा धोखा किया। मुझसे इसने कहा कि मेरी स्त्री मर गई है। कितना बड़ा धूर्त है। ये पागल नहीं है, इसने पागलपन का स्वांग भरा है। मैं अदालत से इसकी सजा कराऊंगी। क्रोधावेश के कारण वो कांप उठी। फिर रोते हुए बोली, इस दगाबाजी का मैं इसे मजा चखाऊंगी। ओह, इसने मेरा कितना घोर अपमान किया है। ऐसा विश्वासघात करने वाले को जो दंड दिया जाए वो थोड़ा है। इसने कैसी मीठी मीठी बातें करके मुझे शांसा। मैंने ही इसे जगह दिलाई। मेरे ही प्रयत्नों से ये बड़ा आदमी बना। इसके लिए मैंने अपना घर छोड़ा, अपना देश छोड़ा
और इसने मेरे साथ ऐसा कपट किया। जेनी सिर पर हाथ रखकर बैठ गई। फिर तैश में उठी और मनहर के पास जाकर उसको अपनी ओर खींचती हुई बोली, मैं तुम्हें खराब करके छोड़ूंगी। तूने मुझे समझा क्या है? मनहर इस तरह शांत भाव से खड़ा रहा, मानो उससे उसे कोई प्रयोजन ही नहीं है। फिर वो सिंहनी की भांति मनहर पर टूट पड़ी और उसे जमीन पर गिराकर उसकी छाती पर चत बैठी। वागेश्वरी ने उसका हाथ पकड़कर अलग कर दिया और बोली, तुम ऐसी डायन न होती तो उनकी ये दशा क्यों होती? जेनी ने तैश में आकर जेब से पिस्तौल निकाली और वागेश्वरी की तरफ बढ़ी। सहसा मनहर तड़प कर उठा, उसके हाथ से भरा हुआ पिस्तौल छीनकर शेंक दिया और वागेश्वरी के सामने खड़ा हो गया। फिर ऐसा मुंह बना लिया मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। उसी वक्त मनहर की माताजी दोपहरी की नींद सोकर उठीं और जेनी को देखकर वागेश्वरी की ओर प्रश्न भरी आंखों से ताका। वागेश्वरी ने उपहास भाव से कहा, ये आपकी बहू है। बुगिया ठिनक कर बोली, कैसी मेरी बहू? ये मेरी बहू बनने जोग है बंदरिया। लड़के पर न जाने क्या कर करा दिया, अब छाती पर मूंग दलने आई है। जेनी एक क्षण तक मनहर को खून भरी आंखों से देखती रही। फिर बिजली की भांति कौंध कर उसने आंगन में पड़ा पिस्तौल उठा लिया और वागेश्वरी पर छोड़ना ही चाहती थी कि मनहर सामने आ गया। वो बेधड़क जेनी के सामने चला गया, उसके हाथ से पिस्तौल छीन लिया और अपनी छाती में गोली मार ली। तो दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की अत्यंत मार्मिक कहानी उन्माद। ये केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि उस मानसिक उन्माद की कहानी है जो धन, पद, महत्वाकांक्षा और मोह के पीछे भागते हुए इंसान को अपने वास्तविक सुख से दूर कर देता है। वागेश्वरी का त्याग, मनहर का पश्चाताप और अंत का ये दर्दनाक दृश्य हमें याद दिलाता है कि सच्चे रिश्तों की कीमत किसी भी सफलता से कहीं अधिक होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि इस कहानी ने आपको क्या सीख दी। फिर मिलेंगे मुंशी प्रेमचंद की एक और अमर कहानी के साथ। धन्यवाद।